नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं उसकी नवीन प्रवृत्तियों के बारे में। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित है, विकासशील है, अविकसित है, यानी किस प्रकार की अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें विशेषताएं देखने को मिलती है, उनके बारे में अपन आज के लेसन में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की। तो विशेषताओं पे जाने से पहले मैं बात करूंगा अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अपन बार बार कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती जा रही है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में सबसे पहले अपन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र या किसी भी क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार और उपभोग, किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार और उपभोग आदि क्रियाओं से जो तंत्र जुड़ा हुआ होता है वह अर्थव्यवस्था होता है। यानी किसी भी राष्ट्र में वस्तुओं को देख लो, जैसे सेवाओं को देख लो, उनके उत्पादन, उनके व्यापार, यानी उनको पैदा करने से लेकर उनके व्यापार करने तथा उनका उपभोग करने तक की जो भी प्रक्रिया है वह किससे जुड़ा होता है? अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। वह तंत्र अर्थव्यवस्था से। उदाहरण के रूप में दे दो भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों, स्वतंत्रता के समय अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो स्वतंत्रता के समय भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, यानी बहुत ही कमजोर स्थिति में थी। कैसे? उपनिवेश काल की अपन बात करते हैं कि जब अंग्रेज भारत में थे। उपनिवेश क्या होता है कि किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र में किसी भी रूप से स्थायी या अस्थायी रूप से वहां पर शासन कर लेना उपनिवेश कहलाता था। यानी जैसे अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या जमा ली? जड़ें जमा ली। तो भारत किसका उपनिवेश कहलाने लग गया? इंग्लैंड का उपनिवेश कहलाने लग गया। तो उपनिवेश काल की अपन बात करते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार, इन सबको बहुत ज्यादा क्या पहुंचाई? हानि पहुंचाई, बहुत ज्यादा क्षति इनको। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी कि इसको विकास के मार्ग पर कैसे लाया जाए, यानी कौन से ऐसे कार्य किए जाए जिससे इसको वापस विकास के मार्ग पर प्रशस्त किया जा सकता हो। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। काफी प्रयत्न किए गए कि इसका विकास है बड़ी तेज गति से किया जाए, जिससे इसकी प्रकृति में व्यापक क्या हुआ है? परिवर्तन भी हुआ है। 1950 के दशक की अगर बात करें, 1950 के दशक में देखें तो अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे लिए गए थे जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी प्रकृति तथा उसको विकास के पथ पर क्या किया जा सकता हो? निर्धारित किया जा सकता हो। 1990 के दशक में कुछ आर्थिक सुधार किए गए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। 1990 के दशक में 1990 के दशक में 1990 के दशक में कौन कौन से आर्थिक सुधार है? क्या किए गए? आर्थिक सुधार है। 1990 के दशक में कौन कौन से आर्थिक सुधार हैं वे भारत में किए गए थे? किसको? अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या भारत के भविष्य को निर्धारित करने के लिए 1990 के दशक में कुछ आर्थिक सुधार किए गए। कौन कौन से किए गए? कौन कौन से आर्थिक सुधार किए गए थे? देखो, आर्थिक सुधार थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीन सुधार किए गए। उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। तीन आर्थिक सुधार है 1990 के दशक में किए गए। क्यों किए गए? जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके भविष्य को निर्धारित करने के लिए क्या किए गए? तीन आर्थिक सुधार है वे लाए गए। उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह अविकसित और
पिछड़ी हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्था का एक मिश्रित यानी मिला जुला जो रूप है वह भारतीय अर्थव्यवस्था सामने लाती है, व्यक्त करती है। क्या करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था कही जा सकती है, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कही जा सकती है, या विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने, या तीनों का जो मिला जुला जो स्वरूप है वह प्रस्तुत करती है। कौन? दोस्तों अभी अपन ने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था है वह अविकसित, पिछड़ी हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्था के मिश्रित लक्षण है वह व्यक्त करती है। तो अपन अब अध्ययन करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में किस प्रकार के जो लक्षण हैं वह व्यक्त करती है। तो दोस्तों किसी भी राष्ट्र की अगर अपन देखें कि कोई राष्ट्र है वह पिछड़ा हुआ है, क्यों है? सबसे मुख्य कारण क्या है किसी भी राष्ट्र के पिछड़े होने के? अपन भारत की अर्थव्यवस्था की बात करने से पहले छोटी सी बात कर लेते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था अगर पिछड़ी हुई है तो क्या ऐसी मोटी बातें हैं जो उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है या प्रमुख होती है? तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोस्तों अर्थव्यवस्था में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के अविकसित होने या पिछड़े होने के अंदर प्रमुख भूमिका है वे दो चीजें निभाती है। तो वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जो जिम्मेदार है इसके लिए, अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के लिए या अविकसित अर्थव्यवस्था के लिए कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार हैं? तो वे दो कारक हैं प्रति व्यक्ति आय, पहला है प्रति व्यक्ति आय। कौन सा? प्रत्येक व्यक्ति की आय यानी वो कितनी इनकम करता है वह है। तो प्रति व्यक्ति आय और जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, ये दो प्रमुख कारक हैं जो निर्भर करते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था है वह कितनी पिछड़ी हुई है या पिछड़ी हुई है या नहीं। तो अगर प्रति व्यक्ति आय किसी भी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तो वह राष्ट्र पिछड़े हुए राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आएगा बल्कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में उसको शामिल करेंगे। अगर जीवन की गुणवत्ता में कमी होगी तो वह राष्ट्र अविकसित या विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है। अगर जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी तो वह विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारक हैं, दो वे हैं प्रति व्यक्ति आय और जीवन की गुणवत्ता। दोस्तों अब बात करें कि अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के क्या क्या है। अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है उसके क्या क्या गुण है या क्या क्या लक्षण है या क्या क्या विशेषताएं अपन को उस अर्थव्यवस्था के रूप में देखने को मिलती है। मान लो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वह पिछड़ी हुई है यानी अर्थव्यवस्था पिछड़ेपन में है, तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं उन चीजों के लिए, तो उनके बारे में भी अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो दोस्तों अपन बात करते हैं एक एक छोटे छोटे बिंदुओं के आधार पर कि कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर अपन कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अविकसित है। तो पहला बिंदु अपन लेते हैं निम्न प्रति व्यक्ति आय। निम्न प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों किसी भी राष्ट्र की अगर प्रति व्यक्ति आय अन्य किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से कम होती है तो वह राष्ट्र उस राष्ट्र की तुलना में क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। मतलब जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी वह गरीब की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जिसकी यानी दो राष्ट्रों की अपन तुलना करें कि एक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय दूसरे राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से कम है, दूसरे राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से क्या है? कम है, तो वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। तो दोस्तों भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वह अत्यंत कमी पाई जाती है। प्रति व्यक्ति आय में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। 2015 में विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अपन बात करें 2015 की, तो भारत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की दृष्टि से विश्व में 170वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 170वां स्थान रखता है। यानी भारत का जो स्थान है सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से वह है 170वां स्थान। तो पता चलता है इस स्थान को देखते हुए कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वह कैसी है? निम्न प्रति व्यक्ति आय है। दूसरा अपन कारक पढ़ते हैं दोस्तों, उसके अंदर देते हैं जीवन की निम्न गुणवत्ता। जीवन की निम्न
दूसरा जो प्रमुख कारक है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है, तो उसका दूसरा प्रमुख कारण है जीवन की निम्न गुणवत्ता। यानी भारत में गुणवत्ता के दो मुख्य बिंदुओं के आधार पर गुणवत्ता को तय किया जाता है। पहला है शिक्षा, पहला बिंदु है शिक्षा तथा दूसरा है स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो बिंदुओं के आधार पर तय किया जाता है कि जीवन स्तर निम्न है या अच्छा जीवन स्तर है। तो दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता को सबसे प्रभावी जो निर्धारक माने जाते हैं वे माने जाते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। दोस्तों भारत में जो साक्षरता का स्तर है वह क्या है, बहुत कम है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का जो स्तर था वह है 74.04%। भारत में जो साक्षरता दर पाई जाती है, अगर कहा जाए तो फिर भी भारत की कितनी 1/4 जो जनसंख्या है वह आज भी क्या मानी जाती है, निरक्षर मानी जाती है या निरक्षर है। लेकिन भारत में शिक्षा की दृष्टि से अपन ने देखा कि भारत में 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर है वह है 74.04%। मतलब आज भी 1/4 हिस्सा यानी 1/4 जो भाग है वह क्या है, भारत का निरक्षर है। क्या है, निरक्षर है। बात करें स्वास्थ्य स्तर की, तो स्वास्थ्य स्तर में अपन लेते हैं जीवन प्रत्याशा को। किसको लेते हैं, जीवन प्रत्याशा को। कि जीवन प्रत्याशा के आधार पर अपन बताते हैं कि भारत है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन से स्तर पर आता है, कैसा स्तर है भारत का। तो जीवन प्रत्याशा के रूप में देखें तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2014 की विश्व बैंक की अगर रिपोर्ट देखें तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय भारत में जीवन प्रत्याशा है वह मिलती है 68 वर्ष। 2014 के अनुसार जीवन के समय जो जीवन प्रत्याशा है वह कितनी मिलती है, 68 वर्ष मिलती है, जो कि बहुत कम है। तो जीवन की जो निम्न गुणवत्ता है वह भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित रूप में आने का तीसरा प्रमुख कारण है दोस्तों गरीबी की समस्या। गरीबी की समस्या, गरीबी की समस्या। भारत में गरीबी की जो समस्या है वह प्राचीन समय से ही आज तक रही है। स्वतंत्रता के बाद भी अनेक योजनाएं भारत के सरकार के द्वारा चलाई गई, लेकिन आज भी भारत में गरीबी है वह पर्याप्त मात्रा में एक समस्या बनकर सामने खड़ी है भारतीय अर्थव्यवस्था के। तो दोस्तों गरीबी है, भारत को अगर देखा जाए तो वर्तमान में अविकसित और कैसा राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र है। गरीबी किसे कहते हैं, तो गरीबी की अगर परिभाषा पूछ ले तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तथा आवास की आपूर्ति नहीं कर पाता है। यानी गरीबी वह स्थिति है या गरीबी एक समस्या है जिसमें व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताओं या मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं कर पाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तथा आवास। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वह आज के समय किसको माना जा रहा है, गरीबी को माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती बनकर खड़ी है वह है गरीबी। चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता दोस्तों भारतीय जो अर्थव्यवस्था है या भारतीय जो जनसंख्या है वह लगभग जनसंख्या किस पर निर्भर रहती है, कृषि पर निर्भर रहती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है कृषि क्षेत्र में इनकी निर्भरता में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। यानी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है या विकास होता जाता है अर्थव्यवस्था का, वैसे वैसे कृषि क्षेत्र में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है या उन पर निर्भरता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हालांकि अगर भारत में देखें तो भारत में कृषि पर निर्भरता में क्या आई है, धीरे धीरे कमी आती चल रही है कि धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन यह जो कमी आ रही है वह बहुत धीमी गति से हो रही है। यानी अगर बात करें भारत में कि कृषि की निर्भरता की, तो कृषि की निर्भरता में कमी तो आ रही है लेकिन वह कमी बहुत धीरे धीरे आ रही है। तो ये थी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कृषि है उसके ऊपर
निर्भरता। अगर स्वतंत्रता के समय की बात करें अपन, तो स्वतंत्रता के समय लगभग 72% जनसंख्या किस पर आश्रित थी? कृषि पर आश्रित थी। भारत के कुल रोजगार को देखें तो 49% जो रोजगार है वह कृषि तथा उसके सहायक क्षेत्रों से मिलता था। तो भारत की 72% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी तथा रोजगार के लिए 49% जो रोजगार है वह कृषि या कौन से क्षेत्र से आता था? उसके सहायक क्षेत्रों से आता था। पांचवा कारक है जनांगीय कारक। दोस्तों, जनांगीय कारक है वह भी भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का या अविकसित होने का एक महत्वपूर्ण जो कारक है वह बनकर सामने आया है। दोस्तों, भारत की जो जन्म दर है वह अत्यंत तेज गति से बढ़ रही है, यानी भारत में जन्म दर है वह बहुत तेज गति से है मृत्यु दर की तुलना में। तो जनसंख्या में तीव्र गति से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। सन 2001 से 11 के दशक की अगर बात करें, सन 2001 से 11 के दशक की बात करें तो जनसंख्या में जो वृद्धि दर थी वह थी 17.64%। कितनी? 17.64% वृद्धि दर दर्ज की गई थी। कब? सन 2001 से 11 के दशक की बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि दर थी 17.64%, जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अविकसित अर्थव्यवस्था के सामने आने का। पर बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में। दोस्तों, बेरोजगारी है वह भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए एक प्रमुख जिम्मेदार कारक माना जाता है। दोस्तों, अविकसित राष्ट्रों का जो प्रमुख लक्षण है वह संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या है। भारतीय कृषि पर अत्यधिक जो निर्भरता तथा उद्योगों एवं सेवा जो क्षेत्र है उसके धीमे विकास के कारण छिपी हुई बेरोजगारी है उसका भी सामना भारतीयों को करना पड़ रहा है। यानी भारत के जो लोग हैं या भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या वह निर्भर रहती है किस पर? कृषि कार्यों पर। और कृषि कार्यों पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण क्या होता है कि जो अन्य जो क्षेत्र है उनका विकास नहीं हो पाता है, उन पर ध्यान उनका नहीं जा पाता है। अगर बात करें अन्य जो क्षेत्र कौन कौन से, तो उद्योग और सेवा क्षेत्र, यानी द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ व्यवसायों की अगर बात करें तो उन व्यवसायों पर ध्यान इतना नहीं जा पाता है, यानी उनका विकास है वह धीमी गति से हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए? उनका विकास भी थोड़ा तेज गति से होना चाहिए, इतनी निर्भरता कृषि पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदले में क्या है कि कृषि पर जो निर्भरता है वह ज्यादा होने के कारण बेरोजगारी की जो समस्या है वह भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जनसंख्या में तो गति क्या हो रही है? तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अभी बात की थी अपन ने जनांगीय कारकों में कि 2001 से 11 के मध्य देखें तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह 17.64% थी। तो जनसंख्या की तुलना में तो रोजगार कहां से उपलब्ध होंगे? जब उद्योग और अन्य क्षेत्र कृषि के अलावा भी उनका भी विकास है वह तेज गति से होगा बजाय धीमे के, उनका विकास धीमे होने के बजाय तेज गति से होगा। तो दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है कि कृषि जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में काफी लोग काम में लगे होते हैं, लेकिन अगर उनकी उत्पादकता को देखें कि उनके द्वारा क्या उत्पादित किया जा रहा है तो उनकी उत्पादकता क्या मिलती है? शून्य मिलती है। यानी कृषि क्षेत्र में जो लोगों की संख्या है उस संख्या में सभी लोगों की जो उत्पादकता वह नहीं मिलती, उन लोगों में ज्यादातर लोगों की जो उत्पादकता है वह क्या मिलती है? शून्य मिलती है। यही कारण है छिपी हुई बेरोजगारी का, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अगला कारण देखते हैं दोस्तों, अगला कारण है पिछड़ी हुई तकनीकी। तकनीकी का विकास हुआ है, कैसा हुआ है? पिछड़ा हुआ है, पिछड़ी हुई तकनीक। दोस्तों, भारतीय जो तकनीकी विकास है उसके क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में क्या है? पिछड़ा हुआ है। भारत में आज भी परंपरागत जो विचारधारा है वह भारत में व्याप्त है। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा कारण भी यह है कि उत्पादन की जो तकनीकी का जो पिछड़ापन है वह भारत में मिलता है, जो नहीं होना चाहिए था। आधुनिक तकनीकी के अभाव के कारण उत्पादकता क्या बनी रहती है? निम्न बनी रहती है, क्योंकि जनसंख्या तो अधिक है, जनसंख्या अधिक है तो किसी चीज की मांग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मांग ज्यादा होगी तो क्या होगा? यार बाहर उठ जा 2-4 मिनट। अब बात करते हैं कि पिछड़ी हुई
तकनीकी। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण उत्पादन की तकनीक का पिछड़ा हुआ होना भी है। आधुनिक तकनीकी के अभाव के कारण उत्पादकता क्या बनी रहती है, निम्न बनी रहती है, उत्पादकता कम बनी रहती है। भारत में तकनीकी विकास के लिए खर्च है वह क्या हुआ है, कम हुआ है। तकनीकी विकास में खर्चा नहीं किया गया है, जिसके कारण जो उत्पाद है वह तेज गति से तैयार नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि तकनीकी की क्या थी, कमी थी, यानी तकनीकी रूप से जो राष्ट्र है भारत वह पिछड़ा हुआ था, इसीलिए वह पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था या अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में अपने सामने आए हैं। तो ये थे सभी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में किस प्रकार से आई है। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है, छोटा सा कथन मिल जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, कैसे, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी बिंदु हैं, निम्न प्रतिगति आय, जीवन की निम्न गुणवत्ता, गरीबी की समस्या, कृषि पर निर्भरता, जनांकी के कारण बेरोजगारी की समस्या और पिछड़ी हुई तकनीक, इन सभी के बारे में अपन को थोड़ा थोड़ा लिख देना है। तो दोस्तों इस आगे अपन बात करेंगे कि विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था उभरी है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।